सो नामसाई डिक्लेरेशन जो न्यूज़ में थी किन स्टेट्स के बीच में साइन हुई है, तो इट वाज साइन बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश, रिमेंबर नामसाई डिक्लेरेशन। अभी जो न्यूज़ में थी इट वाज साइन बिटवीन विच टू स्टेट, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। देन इंपॉर्टेंट मेंस क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, व्हाई इट वाज रिजेक्ट, व्हाई वाज इट रिजेक्टेड, क्यों रिजेक्ट कर दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, उसके ड्रॉबैक्स बताने हैं। सो मेंस क्वेश्चन फ्रॉम जीएस पेपर 1। सो अभी कोर सेक्टर अच्छा कर रहा है तो इसका जो आउटपुट है एक्सपेंड बाई 12.7%। सो आउटपुट एक्सपेंड्स बाई 12.7%। हमारे 8 कोर जो सेक्टर्स हैं उनका डेटा कौन निकालता है, इट इज़ रिलीज बाई ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो वो 8 कोर सेक्टर का डेटा रिलीज करते कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड, भी मस्ट रिमेंबर 8 कोर सेक्टर का डेटा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालता है, विच इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो 40% जो कोर सेक्टर होते हैं उनको कौन निकालता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एंड आईआईपी निकालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बेस ईयर कितना रहता है आईआई का, 2011-12। और कौन कंप्लाइन करता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो कंपाइल करता है एनएसओ, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा होता है 14 सोर्सेज एजेंसी से, उनको कंपाइल करके एनएसओ हमारा आईआईपी निकालता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एंड हमारा बेस ईयर है 2011 एंड 12। तो लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर है अंडरस्टैंडिंग में, तो इसलिए शाह, जो अमित शाह है, उन्होंने बोला कि जो लॉ है, टेक लॉ है, मेडिसिन है, उन्हें रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। इवन हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी प्रमोट करती है कि हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए मदर टंग में होनी चाहिए। फिर हमारा आर्टिकल 350 कैपिटल ए क्या है, इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ए से ABC, जो ABC होनी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग जो एजुकेशन होनी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए था। तो आर्टिकल 350 है कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग। प्राइमरी स्टेज में तो इंस्ट्रक्शन किस में होनी चाहिए, मदर टंग, अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। तो इसके वजह से आर्टिकल 350 कैपिटल है। सो मकॉले का विजन अपोजिट था, वो क्या करना चाहता था, ही वांटेड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ ब्राउन साहिब, कि ब्राउन साहिब क्रिएट हो, ठीक है। सो मकॉले जो मकॉलेज मिनट, उसने जो एक स्पीच दी थी उसने बोला था दैट ही वांट अ क्लास ऑफ द पर्सन हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर एंड इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। कि वो कैसे होने चाहिए, दे आर मस्ट बी इंडियन इन ब्लड, ब्लड में तो इंडियन हो एंड कलर में इंडियन हो, लेकिन टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स, इंटेलेक्ट में इंग्लिश की तरह। सो ही वांटेड अ क्लास ऑफ पर्सन्स दैट इज इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। म्यूट करो अंकता, ठीक है। ठीक है, जो हॉरेस हेमन विल्सन थे ये चाहते थे, ये ओरिएंटलिस्ट थे। अच्छा, दो लोगों के बीच में डिबेट हुई थी, एंग्लिसिस्ट एक होते ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि मदर टंग में एजुकेशन मिले, एंग्लिसिस्ट चाहते थे सब कुछ इंग्लिश में हो, ठीक है। द नेम वॉज हॉरेस हेमन विल्सन, हु वॉज एन ओरिएंटलिस्ट। सर क्वेश्चन आता है कि टबैको इज अ क्रैश क्रॉप, तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं होगा, हाँ सही होगा, बिकॉज टबैको क्रैश क्रॉप है जो 0.4 मिलियन हेक्टेयर में उगाया जाता है। मीन्स हमारे जितना भी कल्टिवेटेड एरिया का उसका 0.27% टबैको ग्रो होता है इंडिया में। तो इंडिया में अगर टबैको की प्रोडक्शन देखें तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है आफ्टर चाइना। तो सबसे ज़्यादा टबैको प्रोडक्शन चाइना में होता है, सेकंड नंबर इंडिया में। सो हम 7 मिलियन kg टबैको उगाते हैं एंड इट इज़ सेकंड आफ्टर चाइना। अभी टबैको की, चूइंग टबैको की एक कैटरपिलर रेसिस्टेंट वैरायटी देखी गई जिसमें कैटरपिलर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसकी है मीनाक्षी। तो अगर पूछा जाए मीनाक्षी ये CR क्या है तो हमें पता होना चाहिए ये टबैको की वैरायटी है जो कैटरपिलर रेजिस्टेंट है एंड फॉर चूइंग टबैको इन तमिलनाडु। एंड एक है हमारा VT1158, ये FCB वैरायटी है दैट इज रेजिस्टेंट टू TMB।
तो बस रिमेंबर जो मीनाक्षी जो वैरायटी है किसकी है, टबैको की वैरायटी है, एंड टबैको इज अ कैश क्रॉप, यू मस्ट रिमेंबर। और इंडिया सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना, तो चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, आफ्टर चाइना इंडिया प्रोड्यूस टबैको। सो हमारी जो कैटरपिलर रेजिस्टेंट वैरायटी है च्यूइंग टबैको के तमिलनाडु में, इसका नाम है मीनाक्षी। एंड एक VT1158, एक FCV वैरायटी है रेजिस्टेंट टू TMV। तो अभी इनको रिसेंट वैराइटीज़ में ऐड किया गया, एक तो मीनाक्षी CR, एक है हमारी VT115। ये आ सकता है व्हाट इज़ VT1158, ये भी टबैको की वैरायटी है। मीनाक्षी CR ये भी कैटरपिलर रेजिस्टेंट वैरायटी है टबैको की। सो टबैको एक बहुत ही एक्सेलेंट सोर्स है कुछ फाइटोकेमिकल्स का। इसमें आते हैं सोलन, दैट इज सोलनेसोल, निकोटीन, प्रोटीन्स होता है, टबैको सीड ऑयल होता है, ऑर्गेनिक सीड जैसे मैलिक एंड सिट्रिक एसिड, जिसकी फार्मास्यूटिकल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल यूजेस काफ़ी रहते हैं। तो अगर देखें तो टबैको सीड में 35% ऑयल रहता है, एंड इस ऑयल को क्या बोलते हैं, लिनोलिक ऑयल। तो इस ऑयल को बोलते हैं लिनोलिक ऑयल। इसमें मेजर एसिड होता है 66 to 76%। और टबैको ऑयल इज फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, उसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होता है। और रिफाइंड टबैको ऑयल सीड है यूज्ड एज एन एडिबल ऑयल, जैसे बल्गेरिया, टर्की, ट्यूनीशिया, ग्रीस एंड यहाँ पे जहाँ पे टबैको खाया जाता है वहाँ पे इसे एडिबल ऑयल की तरह भी यूज़ किया जाता है टबैको ऑयल को। सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की बात करें तो नॉन फॉर प्रॉफिट, वेस्ट टू आर्ट इस तरीके से पार्क बना रहे हैं, वेस्ट से इस तरीके से पार्क बना रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉफिट भी कमा के दे रहा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को। तो ये इस तरीके से एक वेस्ट टू आर्ट पार्क बनाए एट द सराई काले खान बाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। पहला जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने वेस्ट टू आर्ट पार्क बनाया, ये बनाया सराई काले खान में, तो सराय काले खान। और सेकंड पार्क हमारा बना है भारत दर्शन पार्क जो वेस्ट दिल्ली में, वहाँ पे। एंड थर्ड बनाने जा रहे हैं। सो केरला स्कीम टू रिप्लेस वीट विद रागी, तो अभी वीट बहुत यूज़ होता है, वीट को रागी से रिप्लेस कर देंगे, मतलब स्टेपल डाइट में रागी को लेके आ जाएंगे। सो ये एनीमिया से लड़ने में भी काम आएगा अगर रागी को रिप्लेस कर देते हैं, तो रागी इज़ वेरी गुड, वीट से ज़्यादा बेटर रहता है। रागी को फिंगर मिलेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है, काफ़ी रीजन्स में से इंडिया एंड अफ्रीका के रीजन्स में उगाई जाती है। तो साइंटिफिक नेम इसका है एल्यूसिना कोरांका, दैट इज़ कोराकाना, इस तरीके से नाम होता है। तो फिंगर मिलेट को रागी भी बोलते हैं। तो इंडिया एंड अफ्रीका के वेरियस रीजन में उगाई जाती है। और ये 6th इन प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा इंडिया में वीट होती है, फिर राइस होता है, फिर मेज़, सॉर्गम एंड बाजरा, उसके बाद हमारी 6th पोजीशन पे आती है फिंगर मिलेट और रागी। तो ये कहाँ ज़्यादातर कंज्यूम कहाँ पे की जाती है, कर्नाटका में, एंड कुछ लिमिटेड एक्सटेंट में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गोवा। तो ज़्यादातर कर्नाटका में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा, केरला भी बोला है कि हम भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे ज़्यादा कर्नाटका में ये कंज्यूम की जाती है। अलग अलग लैंग्वेज में इसके अलग अलग नाम है, जैसे कन्नड़ में इसको रागी बोलते हैं, तेलुगु हिंदी में रागी बोलते हैं, देन मंदुआ एंड मंगल हिंदी में बोलते हैं, कोदरा हिमाचल प्रदेश में, मंडिया इन ओरिया एंड तेदालू इन तेलंगाना रीजन, एंड खेजारवू इन तमिल। तो ये सारे नाम है, तो हल्का फुल्का नाम पता होना चाहिए। हो सकता है कि ये सारे पूछ ले नाम देके ये किसकी वैरायटी है, सपोज रागी नहीं दिया, नाम दे दिया मंदुआ, मंगल या मंडिया, खेजरू, ये क्या है, तो ये अलग अलग नाम है किसके, रागी के, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फिंगर मिलेट। तो रागी की न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत हाई रहती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन का अच्छा सोर्स है। तो मोस्ट न्यूट्रिशियस सीरियल बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस सीरियल। अगर रागी खाते हैं तो इसमें अराउंड 5 to 8% प्रोटीन होता है, 1 to 2% ईथर एक्स्ट्रा, दैट इज एक्स्ट्रा व्हाट इज दिस, सो 1 to 2% एक्सट्रैक्टिव्स होते हैं, ईथर एक्सट्रैक्टिव्स, एंड 65 to 75% कार्बोहाइड्रेट्स, 15 to 20% डाइट्री फाइबर, एंड 2.5 to 3.5% मिनरल्स होते हैं। सारे सीरियल्स और मिलेट की बात करें, फिंगर मिलेट के हाईएस्ट अमाउंट कैल्शियम होता है, लाइक 344 mg%। इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, और लो फैट कंटेंट होता है, तो मोटे भी नहीं हो गए, लो फैट कंटेंट 1.3%, और अनसैचुरेटेड फैट होता है 100 grams ऑफ फिंगर मिलेट, अनसैचुरेटेड फैट एसिड होता है, एंड 336 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है। तो इट्स वेरी वेरी न्यूट्रिटिव, इसकी नेट न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है रागी की। और मिलेट में होते हैं फाइलेट्स 0.48%, एंड पॉलीफिनॉल्स, टेनिन्स, ट्रिप्सिन, इनहिबिटरी फैक्टर्स, डाइट्री फाइबर, ठीक है, which were once considered anti-nutrients due to metal chelating and enzyme inhibition activities. तो अब ये क्या है, these are nutraceuticals. So काफ़ी important properties है, काफ़ी nutritious value है millet की. So that's why Kerala is deciding to replace wheat with millet. So प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज।
कहाँ पे लॉन्च किया है? गांधीनगर गिफ्ट सिटी में। तो गिफ्ट सिटी जो गुजरात में बनी है गांधीनगर में, वहाँ पे लॉन्च किया है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। सो बुलियन क्या होता है? जैसे गोल्ड एंड सिल्वर होता है, जैसे स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ बिस्किट्स, कॉइन्स, तो वो होता है हमारा, वो उसको एक्सचेंज किया जाता है इंडिया, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं इन द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। एंड इट वॉज लॉन्च बाय मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एट गांधीनगर गिफ्ट सिटी। तो इस तरीके से बुलियन होता है, मेनली गोल्ड एंड सिल्वर होता है इसमें। बुलियन क्या होता है? गोल्ड एंड सिल्वर होता है, जिसमें कम से कम 99.5% प्योर गोल्ड एंड सिल्वर रहता है। एंड इसमें बार्स एंड इनगोट्स के फॉर्म में होता है रेदर देन कॉइन्स। कॉइन्स के फॉर्म में नहीं होता, बार्स एंड इनगोट्स के फॉर्म में रहता है रेदर देन कॉइन्स। इसको बोलते हैं बुलियन। सभी शाहबाद पोर्ट की बात की थी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग में। सो नाउ मीटिंग कहाँ पे हुई है? ताशकेंत में हुई है। तो अभी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंट मीटिंग हुई है ताशकेंत में, और अभी 9th मेंबर बनने वाला है। कौन? ईरान। ईरान इज गोइंग टू बी 8th मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक 8 मेंबर थे, ईरान विल बी द नेक्स्ट मेंबर। सो हमारा रिजर्व की बात करें, इसमें 2.4 टाइगर्स हैं एवरी टाइगर, मतलब टाइगर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टाइगर। ओके, जब साइमन कमीशन आए थे तो वाइस रॉय कौन से थे जब साइमन कमीशन आई थी? तो वाइस रॉय वॉज लॉर्ड इरविन। रिमेंबर, लॉर्ड इरविन वॉज अ वाइस रॉय जब साइमन कमीशन 1927 में आई थी। एंड साइमन कमीशन का ही आउटकम था इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यू मस्ट रिमेंबर। सो विच ईयर इज नोन एज अ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? 1921। तो इसके बाद इसको ग्रेट डिवाइड बोला जाता है बिकॉज इसके बाद पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। देयरफॉर 1921 इज नोन एज अ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो नीलगिरी के सदर्न टाइम में जो गैप है, जैसे वेस्टर्न घाट्स में, ये वेस्टर्न घाट्स है, वहाँ पे एक गैप है यहाँ पे इस तरीके से, उसको बोलते हैं पालघाट गैप। तो यहाँ पे पालघाट गैप होता है। तो ये इंडिया का मैप है। सो दीज आर वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स ये इस तरीके से कॉन्टिन्यूस चेन है, तो यहाँ पे एक गैप होता है तमिलनाडु केरला के बीच में। तो इसको बोलते हैं पालघाट गैप। तो यहाँ से जो मानसून्स आते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, तो इस तरीके से क्रॉस करके यहाँ पे भी, वैसे तमिलनाडु में बारिश नहीं होती लेकिन कुछ कुछ बारिश होती है इस पालघाट गैप की वजह से। जो मानसूनल विंड है इस गैप्स को क्रॉस करके तमिलनाडु में इधर बारिश करती है। जस्ट रिमेंबर पालघाट गैप। सो देयर इज अ मेंस क्वेश्चन कि क्या स्टेटस है टाइगर कंजर्वेशन का और किस तरीके से हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। 44 चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था? अभी तमिलनाडु में, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में 44 चेस ओलंपियाड इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दी थी। उन्होंने बोला था कि इन स्पोर्ट्स देयर आर नो लूजर्स, देयर आर विनर्स एंड देयर आर फ्यूचर विनर्स। तो स्पोर्ट्स में कोई भी लूजर नहीं होता, या तो विनर्स होंगे या तो फ्यूचर विनर्स होंगे। सो इन स्पोर्ट्स देयर आर नो लूजर्स, देयर आर विनर्स और देयर आर फ्यूचर विनर्स। सो इन स्पोर्ट्स देयर आर नो लूजर्स, देयर आर विनर्स एंड देयर आर फ्यूचर विनर्स। और सॉलिडारिटी दिखाने के लिए ओलंपियाड में टॉर्च रिले निकाला गया 75 लोकेशन में 27,000 किलोमीटर तक। तो जो ओलंपियाड कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में, जिसको बोला जाता है चेस पावर हाउस ऑफ इंडिया। तमिलनाडु इज नोन एज चेस पावर हाउस ऑफ इंडिया। तो जम्मू एंड कश्मीर में दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, दैट एक है बालताल, एक है पालगाम। अगर रिलीजियस प्लेस पे जाना हो जम्मू एंड कश्मीर में, तो अगर बालताल से अगर जाएंगे तो इट विल टेक 1 to 2 days, और पालगाम से जाएंगे इट विल टेक 3 to 5 days। तो यहाँ से एरिया छोटा पड़ता है, यहाँ से बड़ा पड़ता है। एक मैगजीन है, नाम है अंतिम जन्म, को पब्लिश करता है गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अंतिम जन, गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति। फिर गांधी की बात करें तो गांधी ने कांग्रेस का सिर्फ एक सेशन में प्रेसिडेंसी दिखाई थी, वो था 1924 का बेलगाम सेशन। 1924 में बेलगाम सेशन सिर्फ एक ही सेशन था जिसमें गांधी प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीटिंग के। एंड 1931 में कौन थे प्रेसिडेंट? 1931 में कराची सेशन था, कराची सेशन में प्रेसिडेंट थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस 1930 जो वन का जो हमारा कांग्रेस सेशन था, कराची सेशन था, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज़ें निकली थी। एक तो रिजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट पे एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। सो देयर वर 2 रिजोल्यूशन इन 1931 सेशन। जो 1931 सेशन का रिजोल्यूशन था, एंड इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 रिजोल्यूशन लेकर थे, फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। क्वेश्चन आ सकता है कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? अभी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स काफ़ी न्यूज़ में है, बिकॉज इंडिया को 180 कंट्री में से 180 रैंक दी गया, मतलब सबसे लास्ट रैंक में डाल दिया है। सो ये बहुत ज़्यादा बायस्ड रैंकिंग है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की। कौन निकालता है? येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी।
दो इंडिया इज़ डूइंग सो गुड इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, इंडिया इज़ इम्प्रूविंग एंड इंडिया का टारगेट भी बहुत अच्छा है दैन अदर कंट्री, पर जबकि इंडिया को लास्ट रैंकिंग दी है 180th कंट्री में, 180th कंट्री। एंड एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इज प्रिपेयर्ड बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो यू मस्ट रिमेंबर इसमें 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे अक्रॉस 11 कैटेगरीज, तो 14 इंडिकेटर्स थे, 11 कैटेगरीज थी। एंड द स्टेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया को लास्ट रैंकिंग दी है। जो अरब स्प्रिंग है जो हमारा 2011 में स्टार्ट हुआ था, वो तुनीशिया से स्टार्ट हुआ था, और उसको क्या बोलते हैं, जैस्मिन रिवॉल्यूशन। तभी फिर से यहाँ पे डिक्टेटरशिप टाइप की आ गई है। तो यहाँ पे क्या है, तुनीशिया इसलिए न्यूज़ में है। तो फर्स्ट टाइम जो अरब स्प्रिंग 2011 में तुनीशिया से स्टार्ट हुई थी, एंड यहाँ पे इसको क्या बोलते थे, जैस्मिन रिवॉल्यूशन। अब BSNL में फिर से 1.6 लाख करोड़ डाले हैं। कब तक गवर्नमेंट पैसा डालेगी इसमें, तो लॉस मेकिंग कंपनी। तो इंडिया में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी आ गई है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होती है, 2.1, तो इतनी ही चाहिए थी। तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन इज 2.1, तो इंडिया हैज़ अचीव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। तो इसलिए हमें कोई पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम नहीं चाहिए। तभी गूगल को फाइनली अलाउ कर दिया है कि वो 360 डिग्री स्ट्रीट व्यू दे सकता है। पहले गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, वाई, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। सो नाउ गूगल कैन गिव 360 डिग्री स्ट्रीट व्यू। तो फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड स्ट्रीट व्यू दे सकता है, एंड अलाउ द यूजर टू व्यू panoramic and street level 360 degree view of the particular place. So that is National Children Protection of the Child Right, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये देख रहे तमिलनाडु, एक में छोटी सी लड़की की डेथ होगी, उसको देख रहे, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट अबाउट द इनवायलेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड राइट। आप उनको वायलेट नहीं कर सकते। तो चिल्ड्रन क्या है अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, 0 to 18 ईयर्स, 18 साल के किसी बच्चे को यहाँ पे चिल्ड्रन बोला गया अंडर द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, 18 साल तक के बच्चों को। सो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की बात करें तो किस टाइप की बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, एस्टैब्लिश हुई थी 2007 में अंडर द एक्ट ऑफ नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005 के एक्ट से 2007 में एस्टैब्लिश हुई थी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये अपहोल्ड करती है चाइल्ड राइट्स को इन द कंट्री। We must remember it's a statutory body established in 2007. तो ये चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करती है, जितने भी लॉज है, प्रोग्राम्स है, पॉलिसी है, जैसे चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच, चाइल्ड राइट सेंट्रिक अप्रोच। इट इज अंडर द जो नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश इन 2007, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, जिनको भी हेपाटाइटिस है, हेपाटाइटिस जहाँ पे लिवर इन्फ्लेमेशन होता है, इसको क्या बनाया है, दे आर ट्राइंग टू मेक इट अवेलेबल, अफोर्डेबल। जो भी हेपाटाइटिस की केयर है अवेलेबल, क्या हमें क्या करना है, 3A प्रोवाइड करना है, दैट इज अवेलेबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बनाना है। हमारा टारगेट क्या है, हेपाटाइटिस, जो वायरल हेपाटाइटिस है उसको 2030 तक खत्म करना। तो ग्लोबल टारगेट क्या है, 2030 तक खत्म करना। और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, 90% रिडक्शन करना है इंसिडेंस में, 65% रिडक्शन करना है मोर्टालिटी में 2030 तक, एज कम्पेयर टू 2015 के फिगर से कंपेयर करके हमें 65% रिडक्शन करना है मोर्टालिटी में, 90% इंसिडेंस में रिडक्शन करना है। एंड हमारा टारगेट क्या है, 2003 तक इसको वायरल जो हेपाटाइटिस है उसको खत्म कर देना। सो अगर हेपाटाइटिस की बात करें, इकलौती कम्युनिकेबल डिसीज है जहाँ पे जो मोर्टालिटी है वो ज़्यादा बढ़ रही है। सो अगर बात करें, हेपाटाइटिस इज द ओनली कम्युनिकेबल डिसीज वेयर द मोर्टालिटी शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो यहाँ पे मोर्टालिटी कम्युनिकेबल डिसीज, इकलौती कम्युनिकेबल डिसीज है जहाँ पे मोर्टालिटी बढ़ी है, दैट इज हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस जो वायरल हेपाटाइटिस है आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, क्लीन फूड, अच्छा खाना खाओ एंड सेव वाटर, सैनिटेशन ही रखो, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हेपाटाइटिस A और E से। और B एंड C के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे फुल हेपाटाइटिस B इम्यूनाइजेशन करना चाहिए। A और E के लिए हमें सफाई मेंटेन करके रखनी है खाने में, पीने में। और B के लिए हमें, B और C के लिए इम्यूनाइजेशन चाहिए, ठीक है, बर्थ डोज लगती है, सेफ ब्लड, सेफ सेक्स एंड सेफ नीडल यूसेज। एंड थर्ड, वर्ल्ड फ्री हेपाटाइटिस प्रैक्टिकल एंड फिजिबल। तो पहली बार वी हैव एन इंटीग्रेटेड रीजनल एक्शन प्लान फॉर वायरल हेपाटाइटिस, HIV एंड STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीजेज होती हैं उनके लिए वी हैव अ इंटीग्रेटेड रीजनल एक्शन प्लान फ्रॉम 2020 to 26 एंड इट इज डेवलप्ड बाय WHO and it will ensure the effective and efficient utilization of limited resources that is available to us. सो वेलबी कमीशन क्यों सेट की थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, वेलबी कमीशन वाई इट वॉज सेटअप इनटू इंक्वायरी इनटू क्या क्या किसके लिए इस्टेब्लिश हुई थी वेलबी कमीशन। जब दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखी थी आन ब्रिटिश ऑफ इंडिया, रेन ऑफ वेल्थ,
ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ बुक ली थी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया की ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, तो उस इशू के लिए बिठाई गई थी वेल्बी कमीशन। इसमें जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे वो भी मेंबर थे वेल्बी कमीशन में, ये देखने के लिए कि ब्रिटिशर्स कैसे लूट रहे हैं इंडिया को। चाइनीज एक शिप है जो श्रीलंका में डॉक कर गया इंडिया के मना करने के बाद भी, एक ये स्पाई शिप है, तो इसका नाम है यांग वेंग 5, यू मस्ट रिमेंबर। यांग वेंग 5 न्यूज़ में था किससे रिलेटेड था, चाइनीज ये स्पेस एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है, तो ये हम्बनटोटा पोर्ट में आएगी अगस्त 11 को, एंड इंडिया के मना करने के बावजूद भी इन्होंने अलाउ कर दिया है, तो दैट इज यांग वेंग 5, इट्स अ स्पेस एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग नेटवर्क। तो श्रीलंका के मेजर पोर्ट्स की बात करें तो एक हमारा त्रिंकोमली, ये है कोलंबो, गेले एंड देन हम्बनटोटा पोर्ट। तो हम्बनटोटा ये 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया चाइना ने, एंड कोलंबो पे इंडिया अपना काम करवा रहा है कुछ, ठीक है। त्रिंकोमली ये कोलंबो हो गया, ये गली हो गया, एंड ये हम्बनटोटा हो गया, एंड एक स्मॉल पोर्ट है ये ओलुविल सर माइनर पोर्ट। ये मेजर पोर्ट्स हैं हमारे कोलंबो, गली, त्रिंकोमली एंड हम्बनटोटा। ये नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को आ सकता है, तो सबसे पहले त्रिंकोमली है, फिर हमारा कोलंबो पोर्ट है, उसके बाद हम्बनटोटा है, सबसे नीचे गली है अगर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को आता है, तो पहले त्रिंकोमली, सेकेंड कोलंबो, फिर थर्ड हम्बनटोटा, फोर्थ गली, पोर्ट ऑफ गली। कुछ इंपॉर्टेंट अगर माइनर पोर्ट की बात करें, एक है पॉइंट पेद्रो, तो पॉइंट पेद्रो ये नॉर्थ में है, फिर एक ये हमारा कनकन सेंथुराई, पोर्ट ऑफ कनकन सेंथुराई, इंडिया के काफ़ी पास में है पोर्ट ऑफ कनकन सेंथुराई, ये दीज आर माइनर पोर्ट। ओलुविल ये भी माइनर पोर्ट है। तो अक्टूबर से 5G सर्विसेज आ जाएंगे। सो मीराबाई, जो हमारी मीराबाई चानू है, ये गोल्ड लेके आई हैं इन द जो बिर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं उनमें। तो ये वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, वन द फर्स्ट गोल्ड इन 2020 कॉमनवेल्थ गेम्स। कहाँ पर है, बिर्मिंघम UK। सो ये बिर्मिंघम UK यहाँ पे हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम 2022। सो ये ताइवान स्ट्रेट है, एंड द कैपिटल है ये ताइपाई। तो वी मस्ट रिमेंबर ताइवान की कैपिटल कहाँ पे है, इसके नॉर्थ साइड में है, तो थोड़ी लोकेशन पता होनी चाहिए, मतलब बोल दे सेंटर में है, साउथ में, तो वी मस्ट रिमेंबर ताइपाई कैपिटल है ताइवान की, नॉर्थ ऑफ ताइवान। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला PMLA वैलिडिटी पे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की वैलिडिटी पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है जो भी प्रोविजंस है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के। सो नाउ अगर बात करें यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिकिंग नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज जो अडॉप्ट की थी वियना में 1989, इसको वियना कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम्स को कर्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिकिंग नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज इन वियना इन 1988। सो अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को कर्व करने के स्टैब्लिश किया गया था, और स्टैब्लिश बाई G7 कंट्रीज। जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने स्टैब्लिश किया था कब, 1989 में। स्टार्टिंग में इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए था, बाद में जब 2001 अटैक हुआ तो टेरर फाइनेंसिंग भी डाल दिया इसको रोकने के लिए। हमारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को देखता है। फिर एक हमारी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल क्राइम ऑफ 2000, इसको बोलते हैं पालेर्मो कन्वेंशन। ये आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज पालेर्मो कन्वेंशन, तो इट्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2000, इसको बोलते हैं पालेर्मो कन्वेंशन। सो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम की जो कन्वेंशन थी कहाँ पे थी, पालेर्मो, ये इटली में है यहाँ पे पालेर्मो, तो उसको पालेर्मो कन्वेंशन बोलते हैं अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ऑफ 2000 सुनो बोलते हैं पालेर्मो कन्वेंशन, दैट इज इन इटली। देन वी हैव अ PMLA एक्ट, ठीक है, जो हमारा 2002 में इनैक्ट हुआ था एंड फोर्स में आया था 2005 में। तो इन्हीं सारे प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 वाज केम इनटू फोर्स इन 2005। तो ट्राई टू गिव इफेक्ट टू द इंडियंस ऑब्लिगेशन टू अबाइड बाई इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने अपने लिए लॉ लाया, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हम ECIR मतलब लॉन्च करते हैं, और दूसरे ऑर्डिनरी केसेस में FIR होती है। तो ECI क्या होती है, इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो ये अलग होती है एज कम्पेयर टू FIR। सो यू मस्ट रिमेंबर इस केस में क्या होती है, ED क्या लॉन्च करता है, इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, या FIR जो ऐसी होती है ऑर्डिनरी केस में, ED जो काम करता है उसके केस में होती है इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR। सो क्वेश्चन है कि विरुंगा नेशनल पार्क अभी न्यूज़ में था, ये कहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में विरुंगा नेशनल पार्क। तो अगर क्वेश्चन आता है विरुंगा नेशनल पार्क क्या है, इट इज़ इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका। दिस इज विरुंगा नेशनल पार्क, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी थोड़ी सी कोस्ट लाइन यहाँ पे या अटलांटिक ओशन में भी टच होती है, तो इस तरीके से इसका मैप है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यहाँ पे इधर है विरुंगा नेशनल पार्क, सो इट इज विरुंगा नेशनल पार्क इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
सो मोनार्क बटरफ्लाई है, अब ये इंडेंजर कैटेगरी में आ गई है। तो इसकी जो पॉपुलेशन है नॉर्थ अमेरिका में 72%, लास्ट 10 ईयर्स में 72% तक गिर गई है। नाउ इट इज़ एन इंडेंजर कैटेगरी। तो ये मोनार्क बटरफ्लाई, सो इन इंडेंजर इन द IUCN कैटेगरी। तभी कुछ इन्वेसिव स्पीसीज न्यूज़ में थी। इन्वेसिव स्पीसीज ने अराउंड $16 बिलियन नुकसान किया 1986 से लेकर 2000 तक। तो उसमें कुछ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, एक है अमेरिकन बुल फ्रॉग एंड द ब्राउन ट्री स्नेक, क्रॉप डैमेज, पावर आउटरेज, ये सारी प्रॉब्लम की है। फिर एक हमारा ब्राउन एंड ग्रीन फ्रॉग एंड दैट इज लिथोबिट्स एंड कैटसबियनियस। हमारा ब्राउन ट्री स्नेक जिसको बोलते हैं बोएगा इरेगुलरिस, ये मल्टीपल अनकंट्रोलेबल ऑन द पैसिफिक आइलैंड, ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं अनकंट्रोलेबल इन द पैसिफिक आइलैंड, जैसे गुआम एंड मरियाना आइलैंड। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, दैट इज ब्राउन ट्री स्नेक। तो मेरे नाम याद होने चाहिए कि ये सब क्या है। तो ये इन्वेसिव एलियन स्पीसीज हैं, अमेरिकन बुल फ्रॉग, ब्राउन ट्री स्नेक एंड वी हैव दिस ब्राउन एंड ग्रीन फ्रॉग एंड देन बोएगा इरेगुलरिस, दैट इज ब्राउन ट्री स्नेक। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिजिनस पीपल की बात ही नहीं की, जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव थे, अंग्रेजों ने आकर उनको भगा दिया अब फिर, और सब कुछ अपना ही कर लिया। तो इंडिजिनस लोगों का कोई कुछ नाम ही नहीं है। तो अभी भी वहाँ के जो नेटिव लोग हैं दे आर ट्राइंग टू विन रिकॉग्निशन, तो अभी भी कुछ कुछ रिकॉग्निशन मिल रही है। सो व्हाट इज़ पर्पल रिवॉल्यूशन, ये लेवेंडर क्रॉप से रिलेटेड होता है, लेवेंडर क्रॉप से पर्पल रिवॉल्यूशन। सो जो पर्पल रिवॉल्यूशन है कहाँ पे लॉन्च किया है, 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टार्ट किया था अंडर द अरोमा मिशन के अंडर, इसमें ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। जो अरोमा मिशन किसका है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके अंडर पर्पल रिवॉल्यूशन लॉन्च किया था लेवेंडर को उगाने के लिए। एंड वॉज इंट्रोड्यूस इन 2016 बाई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिमेंबर कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड अरोमा मिशन किसका है, उसके अंडर लॉन्च किया अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो लेवेंडर कहाँ ग्रो हो जाता है, बैरन हो, रॉकी स्लोप हो, फेलगाम एंड सोनमर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल कश्मीर। तो कहाँ पे ग्रो होता है ये लेवेंडर, है ना, कश्मीर में, फेलगाम एंड इवन बैरन एंड रॉकी स्लोप, इन द बैरन एंड रॉकी स्लोप्स। बहुत ही हाई डिमांड प्रोडक्ट है। एंड ऑयल जो भी होता है इसका, जो इसके फ्लावर से, जो लेवेंडर के फ्लावर से जो ऑयल निकलता है, ये 15,000 से 20,000 किलोग्राम मार्केट में बिकता है। एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में स्टेट डिटेल्स नहीं दे पाई, इट वाज इन न्यूज़। एलिफेंट रिजर्व्स, प्रोजेक्ट टाइगर वैसे एलिफेंट्स के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट ये लॉन्च हुआ था 1922 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विद द टेक्निकल सपोर्ट किससे था, वाइल्ड मैनेजमेंट एफर्ट्स। बहुत सारी टाइप फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइलेशन एलिफेंट, ये लोग साथ में आए थे। एंड ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट एलिफेंट की जो पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था 1922 में। फिर माइक क्या होता है, तो माइक एक प्रोग्राम होता है दैट्स मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, उनको बचाने के लिए। ठीक है, तो ये साइट्स के साथ मिलकर माइक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इंस्टॉल किया था फॉर प्रिवेंटिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, इंडिया में अगर देखे जाए 10 साइट्स है माइक की, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। एट इसको मैंडेट किसने किया था, बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो साइट्स ने ये किया था सारी कंट्रीज़ में कि वो माइक साइट्स बनाएंगे, वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे टाइगर को। तो ये साइट्स के एक तरीके से इनिशिएटिव है। दैट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, इज मैंडेटेड वाइज, मैंडेट किसने किया है, साइट्स ने। दैट इज कन्वेंशन फॉर ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स। इंडिया में बात करें 30 नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व्स हैं, एंड जो 15 एलिफेंट रेंज स्टेट्स में है, 30 नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व इन 15 एलिफेंट रेंज स्टेट, और 10 साइट्स माइक के लिए इंडिया में। तो चिन एथनिक ग्रुप न्यूज़ में था, तो कहाँ से बिलोंग करता है, तो बिलोंग टू म्यांमार। तो चिन एथनिक ग्रुप रिमेंबर बिलोंग टू म्यांमार।